नमस्कार। कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में हमारे साथ एडवोकेट श्रीमान सुमित कुमार शाह जी मौजूद हैं और हम आपसे ही इस कार्यक्रम में कानूनी जानकारी चाहेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कानूनी जानकारी प्रस्तुत करें। जी धन्यवाद। आज हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 125। 125 क्या है, इसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे इसकी प्रोसीडिंग हम लागू करते हैं। सीआरपीसी की धारा 125 मेंटेनेंस भरण पोषण के संबंध में व्यवस्था की गई है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों और अपने माता पिता का जानबूझकर अब उसके भरण पोषण की उपेक्षा करता है या अनियमितता करता है जी। तो वो तीनों व्यक्ति, पत्नी, बच्चे और माता पिता, उस व्यक्ति के विरुद्ध 125 का प्रार्थना पत्र दायर करके लाभ ले सकते हैं। इस धारा का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों, पत्नी और माता पिता को भरण पोषण की सुरक्षा देना। यदि कोई पत्नी अकारण ही अपने पति से अलग रह रही है या अडल्ट्रेस ज्यादता का जीवन व्यतीत कर रही है या पति पत्नी म्यूचुअल कंसेंट आपसी सहमत से अलग रह रहे हों, उस दशा में पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होगी। किंतु माता पिता अगर अपने बेटे से अलग रह रहे हैं और उनके पास आय का कोई जरिया नहीं है तो वो अपने बेटे से भरण पोषण इस धारा के अंतर्गत प्राप्त करने के हकदार होंगे। तब ये नहीं कहा जाएगा कि माता पिता बेटे के साथ आकर रहे। किंतु पत्नी की दशा में अगर पत्नी बिना कारण के अलग रह रही है तो उसको इस धारा का लाभ नहीं दिया जाएगा। धारा 125 प्रार्थना पत्र तैयार करते समय सबसे पहले कोर्ट का नाम दिया जाएगा, किस कोर्ट में हमें फाइल करना है। इसके लिए एक निश्चित कोर्ट दी गई है, वो है फैमिली कोर्ट। उसके बाद याची का नाम, याची की आयु और वो कहाँ निवास कर रही है, वर्सेस प्रत्यार्थी का नाम, उसकी आयु और उसका एड्रेस दिया जाएगा। उसके बाद हेडिंग दी जाएगी प्रार्थना पत्र वास्ते दिलाए जाने भरण पोषण है अंतर्गत धारा 125 सीआरपीसी। इस प्रार्थना पत्र में ये लिखा जाएगा कि पत्नी अगर है तो उसके पति द्वारा उसके भरण पोषण की किस प्रकार उपेक्षा की जा रही है, बच्चा है तो उसके माता पिता द्वारा किस प्रकार भरण पोषण की उपेक्षा की जा रही है, यदि किसी के माता पिता है तो उसके बेटे द्वारा किस प्रकार से उनके भरण पोषण की उपेक्षा की जा रही है। और सबसे खास बात यह है, ये बिल्कुल सिविल सूट की प्रोसीडिंग में तैयार किया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि अंत में जो प्रेयर की जाती है, जो प्रार्थना की जाती है, तो वो प्रार्थना इस प्रकार की होती है कि प्रत्यार्थी से याची को इतनी धनराशि का मासिक भुगतान प्रार्थना पत्र की तारीख से देने हेतु आदेशित किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन हमने प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है धारा 125 सीआरपीसी का, उस डेट से देने के लिए प्रार्थना की जाती है। कोर्ट क्या आदर करता है ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन प्रार्थना इसलिए की जाती है ताकि विपक्षी जो होता है, यहाँ पे हम उसको प्रत्यार्थी कहते हैं, प्रत्यार्थी इसमें लिंगरान ना करे, जानबूझ के इसमें हमें परेशान ना करे। इसलिए इस वजह से उस पर एक दबाव रहता है ताकि वो प्रार्थना पत्र पर जल्दी हाजिर हो और यहाँ पे आके अपना जवाब दाखिल करे। प्रार्थना पत्र के साथ में एक समर्थन में एक अफिडेविट होता है। उसके साथ में एक प्रार्थना पत्र इस बात का होता है कि मुझे कानूनी जानकारी की अनभिज्ञता है और इसके लिए मुझे एक वकील नियुक्त करना है। उसके लिए एक अधिवक्ता नियुक्त प्रार्थना पत्र दिया जाता है। साथ में एक शपथ पत्र इस बात का भी दिया जाता है कि इस मुकदमे के अलावा हम पति पत्नी का अन्य कोई मुकदमा किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, ना ही विचारण है। यदि पूर्व में कोई मुकदमा चल चुका है या कोई मुकदमा चल रहा होता है तो उसकी पूर्णतया जानकारी इस अफिडेविट में दी जाती है कि किस कोर्ट में चल रहा है, उसमें क्या तारीख लगी है, किस प्रोसीडिंग पे है। प्रार्थना पत्र तैयार होने के बाद उसमें कोर्ट फीस देनी और जो नियमानुसार कोर्ट फीस होती है वो अदा की जाती है। प्रार्थना पत्र कोर्ट में जब फाइल किया जाता है तो कोर्ट
पत्नी से, बच्चों से या माता पिता जिसने भी 125 का अपना पत्र दाखिल किया है उनसे जो जानकारी चाहती है वो उनसे पूछताछ करती है। उसको लगता है कि हाँ 125 CRPC लाई करता है तो वो अपना पत्र स्वीकार कर विपक्षी या प्रत्यार्थी को नोटिस जारी कर देता है। नोटिस जारी होने के बाद यदि प्रत्यार्थी हाजिर होता है तो वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब फाइल करेगा। यदि हाजिर नहीं होगा तो एक निश्चित समय के बाद कोर्ट उसके विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई कर देगी। अगर हाजिर हो जाता है तब तो प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। अगर हाजिर नहीं होता है तब क्या होगा, उसके विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई कर दी जाएगी। एक पक्षी कार्रवाई अगर कर दी जाती तब क्या होगा, उसका तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, क्योंकि वो किसी कारणवश कभी वो बाहर हो जाता है या बीमार रह जाता है, किसी कारणवश कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाता है। तो ऐसी दशा में कोर्ट का लिबरल रुख होता है कि उसको भी मौका दे। तो इसके लिए CRPC में धारा 126(2) की व्यवस्था की गई है। इसमें ये कहा गया है कि प्रत्यार्थी द्वारा अपने एक पक्षी कार्रवाई को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। वो प्रार्थना पत्र इस बात का होगा कि किस कारण से हम कोर्ट में के नोटिस जारी होने के बाद हाजिर नहीं हो सके, और कोर्ट उस पर विचार करने के बाद उसको सत्यासाइड कर देगा, जिससे वो अपना जवाब दाखिल कर पाएगा। अगर लड़का 125 में हाजिर होता है तो लड़की के पास एक इंटरिम एप्लीकेशन देने का मौका होता है। 125 इंटरिम एप्लीकेशन क्या है? 125 में इंटरिम एप्लीकेशन इस बात के लिए दी जाती है कि दौरान मुकदमा हमें प्रत्यार्थी से, मतलब जो हमारा पति होता है उससे दौरान मुकदमा भरण पोषण दिलाया जाए। वो किस लिए? वो मुकदमे की पैरवी करने के लिए। इससे ये होगा कि हम आगे की मुकदमे की पैरवी आसानी रूप से कर सकते हैं। इसके बाद आती है धारा 127। यदि किसी कोर्ट ने 125 में कोई आदेश पारित कर दिया है, पारित करने के बाद क्या होता है कि अब मान लिया आज से 4 साल पहले कोई आदेश पारित किया गया था, वो लड़की को भरण पोषण उसमें 1000 रुपये बांध दिया गया, लेकिन परिस्थितियां बदल गई। आज के समय में उस 1000 की वैल्यू न्यून के बराबर हो गई। तो ऐसी स्थिति में याची एक प्रार्थना पत्र 127 के तहत देगी कि श्रीमान जी वर्तमान में 1000 रुपये जो भरण पोषण पूर्व में फला डेट को दिया गया था वो बहुत ही कम हो गया है, तो लिहाजा इसको 1000 से 2000, 2500, 3000 जो भी उचित समझेगी प्रार्थना पत्र में सम्मिलित करके बता देगी। अगर लड़का है, मान लिया लड़के के ऊपर 10,000 रुपये बांध दिया जाता है। अब उस समय लड़का जॉब कर रहा था तो 10,000 रुपये अपनी पत्नी को देने में सक्षम था, लेकिन आज की दशा में पता चला कोरोना के कारण उसकी जॉब चली गई या उसकी परिस्थितियां बदल गई, वो आज 10,000 रुपये देने में सक्षम नहीं है। तब क्या होगा? तब लड़का अपनी ओर से 127 का प्रार्थना पत्र देकर इस बात की रिक्वेस्ट करेगा कि साहब इस समय जो 10,000 रुपये देने का भरण पोषण प्रार्थना पत्र का आदेश चल रहा है उस पर हम किसी प्रकार से सहयोग से सहमत नहीं है। क्यों? आज की परिस्थिति हमारी बदल गई है। तो 127 CRPC का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो पूर्व में न्यायालय द्वारा भरण पोषण बांधा गया था उसको कम घटाया या बढ़ाया जा सकता है। चाहे फिर वो लड़का हो या फिर वो लड़की हो। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जब इस फैमिली कोर्ट से कोई भी आदेश पारित किया जाता है तो उस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में रिवीजन होगा। इससे पहले उसका कहीं भी कोई भी अपील या उसका नहीं कर सकता है। अगर आपको कोई भी इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो आपको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। मेंटेनेंस के संबंध में कोई अगर ऑर्डर किया जाता है तो उस आदेश को प्रभावी कराने के लिए, इन्फोर्समेंट कराने के लिए 1 साल का समय होता है। अगर 1 साल से ज़्यादा आपका मेंटेनेंस हो गया है तो आप 1 साल के अंदर का ही मेंटेनेंस ले सकते हैं, उससे ज़्यादा के लिए इन्फॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। अगर आदेश कर दिया गया है मेंटेनेंस के लिए तो कोर्ट उसमें CRPC की धारा 421 के तहत प्रत्यार्थी की संपत्ति से वसूली की कार्रवाई भी कर सकती है। इसके बाद बात करते हैं CRPC की धारा 128। 128 में यदि किसी व्यक्ति मतलब पत्नी, बच्चों या माता पिता के पक्ष में 125 भरण पोषण का आदेश कर दिया गया और प्रत्यार्थी द्वारा जानबूझकर उसकी उपेक्षा की जा रही है या उसको भरण पोषण नहीं दिया जा रहा है तो याची द्वारा पुनः
128 के तहत एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया जाएगा। अच्छा। वो इस बात का होगा कि श्रीमान जी, आपके द्वारा पूर्व में निर्धारित इस डेट को जो आदेश दिया गया था मेंटेनेंस के संबंध में, जी। प्रत्याशी द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है, ना ही उसने आज तक कोई धनराशि अदा की। अगर कोई दी होगी तो उसके संबंध में आपको बताना होगा। और कोर्ट से इस आदेश के लिए कहेगी कि अब जो पूर्व में आदेश किया गया है उसका अनुपालन किया जाना सुनिश्चित कराया जाए। इसके अलावा पत्नी के पास 2 रेमेडी और है। एक, जैसे अगर पत्नी पत्नी में विवाद होता है तभी ये सब स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जब कभी पत्नी पत्नी में विवाद हो गया है और पति ने पत्नी को लाने के लिए 125 में ना हाजिर होकर नए निजम का मुकदमा कर दिया है। नए निजम विदाई का बाद होता है, मतलब लड़की की तरफ से पत्नी को लाने के लिए विदाई का बाद न्यायालय में दाखिल किया जाता है। तो जब उसका नोटिस सम्मन हमें मिलेगा तो लड़की की तरफ से सबसे पहले एक प्रार्थना पत्र 24 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दाखिल किया जाएगा। 24 हिंदू विवाह अधिनियम क्या है? 24 ये कहती है कि कोई भी पत्नी अपने पति से दौरान मुकदमा प्रतिवाद करने के लिए भरण पोषण की मांग कर सकती है, मतलब खर्चा ले सकती है खर्चा ले, उस मतलब मुकदमे को चलाने के लिए। उस मुकदमे में हम प्रतिवाद कैसे करेंगे, कैसे अपना अधिवक्ता नियुक्त करेंगे, उसका खर्चा है उसको हम पाने के लिए 124 के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल करते हैं। इसके अलावा अगर लड़की के घर वालों ने लड़की को प्रताड़ित करके घर से भगा दिया है या घरेलू हिंसा कायद की है, तो घरेलू हिंसा अधिनियम के सेक्शन 12 के तहत वो मुकदमा फाइल किया जाता है। उसमें अगर लड़का हाजिर होता है उसके अंतर्गत भी धारा 23 घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत सेक्शन 23 में एक इंटरिम मेंटेनेंस के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। वो प्रार्थना पत्र भी दौरान मुकदमा की पैरवी करने के लिए और अधिवक्ता फीस के लिए होता है। इस प्रकार कोई भी महिला अपने अंतरिम भरण पोषण के लिए अपने पति से मांग कर सकती है, बच्चा अपने पिता से मांग कर सकता है, माता पिता अपने बच्चे से मांग कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुमित कुमार शाह जी। और इस कार्यक्रम में मैं भी आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि मोबाइल का समय है और मोबाइल लगभग सभी के पास है, सभी के घरों में है, सभी के पास है। और बस छोटा सा निवेदन है कि सरकार द्वारा जनहित के लिए, लोगों के हित के लिए कुछ मोबाइल नंबरों को रिलीज करती है, जनहित में जारी करती है। जैसे अग्निशमन केंद्र, अगर कहीं आसपास आग लग जाए तो अगर आपके पास नंबर है तो आप कॉल करके अग्निशमन केंद्र की गाड़ियां बुला सकते हैं। दूसरा, अगर आप बीमार हैं, इमरजेंसी है, तो अस्पताल का भी नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर आप यात्रा कर रहे हैं, बस में हैं, तो वहां पर भी आपातकालीन, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे कोई क्राइम हो जाए तो उससे संबंधित हो, पुलिस से संबंधित हो, आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप घर पे हैं, मोहल्ले में हैं, अगर वहां पर कोई किसी प्रकार कोई लड़ाई दंगा, कोई ऐसा कोई हादसा हो जाए जिसमें आपको पुलिस को इन्फॉर्म करने का हो और आपके पास अगर नंबर नहीं तो कैसे कर पाएंगे, तो वो भी आप अपने पास नंबर रखें। ट्रेन पर अगर यात्रा कर रहे हैं तो वहां पर किससे शिकायत करनी है, वो भी आपके पास नंबर होना चाहिए। तो इस तरीके के जो नंबर सरकार द्वारा समय समय पर रिलीज किए जाते हैं, दिए जाते हैं, वो भी आप अपने मोबाइल नंबर पर दें। और ये नंबर होने चाहिए और ये नंबर सभी को किसी न किसी दिन लाभ इनसे जरूर मिलेगा। इसको इग्नोर मत करें। इन नंबरों को अवश्य अपने मोबाइल पर रखें और इसका प्रयोग करें, लोगों के लिए और अपने लिए भी। तो आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर विराम करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।